नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के लिए स्पेशल हम लेवल 1 और लेवल 2 के साथियों के लिए नाना क्लासेस द्वारा पुस्तक निकाली गई राजस्थान की प्रमुख योजनाएं व नीतियां की डेली हम रिवाइज करते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ। इससे पहले हमने राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ ली है और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ ली है और राजस्थान में अपने राज्य व केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी और पुरस्कार से संबंधित पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे इसमें राजस्थान की प्रमुख नीतियां जो कि आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पक्के आने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें और प्रताप क्लासेस ऐप पर जाके जितने भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करे हो, सब आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो बात करते हैं आज की प्रमुख नीतियों की जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज बुक के अंदर 4 नंबर टॉपिक है और राजस्थान की प्रमुख नीतियों की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की प्रमुख नीतियां हैं उनको पढ़ते हैं कि कौन कौन सी नीतियां लागू की गई है और कब लागू की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा नीति। ठीक है, याद रख लेना 2023 की है ये और इसका लक्ष्य है 2030 तक 2030 तक 90,000 मेगावाट क्या करना, अक्षय अक्षय ऊर्जा का निर्माण करना। तो ये डाटा याद रखना है और 2023। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 है, ये भी आपको याद रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, क्यों लागू की गई है ग्रीन हाइड्रोजन नीति? राज्य में सौर व पवन ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसलिए स्टार्ट की गई है और इसका भी लक्ष्य 2030 तक कितना है, 2000 KTPA यानी किलो टन प्रति वर्ष जो है इसका लक्ष्य रहेगा 2030 तक। ठीक है, फिर है राज्य आयुष नीति 2021, ये याद रखना है, लागू की गई। नई वन नीति 5 जून 2023, 5 जून 2023 को नई वन नीति लागू हुई है। राज्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 5 मई 2022 को। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022, ये डेट याद रखनी है आपको, सारी सारी की सारी डेट साथ साथ में याद रखनी है। राज्य महिला नीति पूछा जाएगा कि सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे MSME नीति कब लागू की गई, तो सितंबर 2022 में। राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021 को लागू की गई। हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई, सितंबर 2022 में। राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू की गई, सितंबर 2020 में। इको टूरिज्म नीति 15 जुलाई 2021 को लागू की गई। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति नवंबर 2022 की नीति है ये। आगे इनको अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। नई सड़क विकास नीति 2013, औद्योगिक विकास नीति जुलाई 2019 में। बायोफ्यूल नीति 2006 के अंदर। सिलिकोसिस रोग नीति, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, 13 नवंबर 2019 की नीति है ये सिलिकोसिस रोग नीति। फिर एमसेड नीति है 25 जनवरी 2021 की, एमसेंड। फिर है सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई। फिर आगे है बायोमास नीति 2023। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति, ये जनवरी 2023 की है। तो ये इतनी नीतियां हैं जो आपको डेट याद रखनी है और नीतियों का नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई, या नई वन नीति कब लागू की गई, या आपसे पूछा जा सकता है कि हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई, सितंबर जैसे 2022 में। तो इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है एक बार। अब हम बात करते हैं थ्योरिकल टाइप से। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान रोजगार नीति 2025। राजस्थान रोजगार नीति 2025, राजस्थान रोजगार नीति 2025 में लागू होगी। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। क्या करेगी? रोजगार की। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है यहाँ पे, जो जैसे प्लम्बिंग का है, कारपेंटरी का है, IT का है, हेल्थ हेल्थ केयर का है, वो क्या करते हैं वहाँ पे साथ में तो सीखते हैं और साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसमें उनको क्या होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव होता है। ठीक है, और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये अप्रेंटिस शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या है कि युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, जो भी इंटर्नशिप लगाते हो, अप्रेंटिसशिप, जो भी आप काम के साथ में सीखते हो, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पे इस रोजगार परक नीति से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद रोजगार सहायता कोष भी सरकार द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है रोजगार नीति के तहत।
जिसमें 500 करोड़ की स्थापना की गई है। इस कोष से लिए किए जाने वाले प्रमुख कार्य रोजगार परक प्रशिक्षण और काउंसलिंग, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन और एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्थापना। तो ये रोजगार नीति है 2025 की, जिसमें जो भी युवा है उनको रोजगार परक के लिए प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर क्या करना, प्रदान करना, जिसके लिए ये विवेकानंद रोजगार सहायता कोष भी चलाया गया है। फिर आगे है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेरल पॉलिसी। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, वस्त्र। क्या है, वस्त्र। ठीक है, टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र, या हम कह सकते हैं मेटीरियल, या हम कह सकते हैं सामग्री। जैसे टेक्सटाइल का मतलब ये है जैसे रेशों से धागा, कपड़ा और फिर उससे बनने वाले उत्पाद। ठीक है, यानी कच्चा माल से कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेक्सटाइल। फिर अपरेरल का मतलब क्या होता है, उत्पाद। अपरेरल को हम क्या कह सकते हैं, उत्पाद कह सकते हैं। उत्पाद यानी परिधान भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वस्त्र व परिधान क्षेत्र, तो वस्त्र तो आ गया टेक्सटाइल, अपरेरल का मतलब होता है परिधान क्षेत्र। प्रोडक्ट की बात करें, उत्पाद की बात करें, ठीक है, जैसे टेक्सटाइल से बने तैयार उपयोग का, जैसे शर्ट हो गई, पैंट हो गई, साड़ी हो गई, ड्रेस होगी, स्कर्ट होगी, ठीक है, उत्पाद का, वो क्या होता है, अपरेरल पॉलिसी। तो ये एक सरकार द्वारा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेरल पॉलिसी 2025 है। राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। प्रमुख उद्देश्य वस्त्र व परिधान क्षेत्र का सतत व समग्र विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता व निर्यात को बढ़ावा। संभावित निवेश है इसके अंदर 40,000 करोड़। ठीक है, तो ये नीति याद रखनी है, 2025 की नीति है टेक्सटाइल एंड अपरेरल पॉलिसी। अगली पॉलिसी है, देखिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी नीति का अनुमोदन 4 फरवरी 2025 की नीति जारी और इसको लागू किया गया 31 मार्च 2025 को। पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव का मतलब क्या है, प्रोत्साहन। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, इंसेंटिव का अर्थ होता है प्रोत्साहन। तो पहले 3 डेटा सेंटर्स को कितना परसेंट मिलेगा, अगर कोई डेटा सेंटर्स चलाता है तो उसको 25% अतिरिक्त क्या दिया जाएगा, सहायता राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। फिर देखिए औद्योगिक क्षेत्रों में डेटा सुरक्षित रखने के लिए डेटा सेंटर की स्थापना किए जाएंगे। 10 से 20 करोड़ वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। तो इसका अर्थ क्या मतलब है, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति, और क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण, क्या, निर्माण, और इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। ठीक है, तो संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन के लिए इन्हें 10 साल तक के लिए 10 से 20 करोड़ वर्ष तक का ये दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं, जैसे 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 सेंटर्स को अतिरिक्त 25% इंसेंटिव यानी प्रोत्साहित दिया जाएगा, प्रोत्साहन। और निवेश 5 साल के भीतर पूरा करना होगा। जो भी इनको दिया जाता है टारगेट, वो 5 साल के अंदर भीतर इन करना होगा। 7 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% मुक्त और अन्य चार्जर्स में 10 साल तक छूट होगी भी। 7 साल तक जो भी इलेक्ट्रिकल सिटी है उसमें छूट होगी, 10% मुक्त होगा, और उसके बाद में जो भी चार्जर है उसमें 10 साल तक छूट होगी। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव, पर्यावरण प्रोजेक्ट पर खर्च का 50% पुनर्भरण, अधिकतम 12.5 करोड़। अगर कोई पर्यावरण प्रोजेक्ट पर ये डेटा तैयार करता है, ठीक है, डेटा सेंटर्स तैयार करता है, तो उससे संबंधित सरकार क्या करेगी कि 50% क्या करेगी, वापस करेगी आपका खर्चा। ठीक है, जितना भी लगा है उसमें, तो 50% यहाँ लगभग 12.5 करोड़ लगभग क्या देगी सरकार, पुनर्भरण आपको करेगी। तो इससे ये फायदा होगा, एक तो ग्रीन सोल्यूशन इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये थोड़ी सी नीति है, जिसका नीति का नाम है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। जो भी डेटा सेंटर्स खोलेंगे उन्हें सरकार द्वारा जो है अतिरिक्त अनुदान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि आप उसमें निवेश कर सके, उसकी स्थापना कर सके। ठीक है, तो ये अलग अलग है। जैसे मान लीजिए पहले 3 डेटा सेंटर्स खोलेंगे तो उसमें आपको 25% का अतिरिक्त इंसेंटिव प्रोत्साहन मिलेगा।
उसके बाद में ये अलग-अलग है, जैसे कोई अगर 100 करोड़ से अधिक निवेश करता है तो उसको 3 सेंटर्स के अतिरिक्त 25% इंसेंटिव मिलेगा और ये 25% दिया जाएगा तो उसको हमें 5 साल के भीतर पूरा करना होगा, ठीक है, जो भी निवेश है। और 7 साल तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसको 100% मुफ्त मिलेगा और अन्य चार्जेस में 10 साल तक छूट मिलेगी। फिर जैसे ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव करता है, प्रोत्साहन के लिए करता है, तो जैसे पर्यावरण प्रोजेक्ट पर खर्च करता है तो उसको 50% का पुनर्भरण सरकार द्वारा अधिकतम से 12.5 करोड़ तक। फिर आगे हम बात करते हैं, अगली नीति है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। ये एग्जाम में आती आती है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 नीति का अनुमोदन 4 फरवरी 2025 को हुआ, ठीक है, और नीति जारी की गई 31 मार्च 2025 को। तो ये 2025 की बात है। औद्योगिक छूट देखिए इसमें क्या होगा। वेयर हाउस है, साइलो है, कोल्ड स्टोरेज है, कंटेनर डिपो है, कार्गो टर्मिनल है आदि के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। जैसे निजी मल्टी मॉडल एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क को ब्याज सब्सिडी 7%, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, भूमि रूपांतरण व मंडी फीस में भी छूट होगी। आगे देखिए, हरित प्रोत्साहन प्रोजेक्ट लागत की 50% राशि अधिकतम 12.5 करोड़ तक एक मुश्त पुनर्भरण। अगर कोई हरित प्रोत्साहन के लिए ये नीति अपनाता है तो उसको जो है सरकार 50% का राशि अधिकतम क्या करेगी, वापिस करेगी एक मुश्त, एक ही किस्त के अंदर। भूमि आरक्षण रिको औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भी की गई है। तो ये लॉजिस्टिक नीति याद रखनी है आपको, ठीक है। 4 फरवरी 2025 को इसका अनुमोदन किया गया, लेकिन 31 मार्च 2025 को इस नीति को जारी कर दिया गया था। फिर अगली नीति है राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025। नीति का अनुमोदन किया गया 4 फरवरी 2025 को, नीति जारी की गई 31 मार्च 2025 को। पुनर्भरण व वित्तीय प्रोत्साहन देखिए इसके अंदर वो सेम होगा, 12.5 करोड़ रुपए तक का पुनर्भरण। एसेट क्रिएशन इंस्टीट्यूट वही सेम, संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन 10 वर्षों तक अधिकतम 80 करोड़ वर्ष तक की सहायता दी जाएगी। पर्यावरण प्रोजेक्ट पर ग्रीन सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट 50%, वो सेम लाइन है, ठीक है। जो अगर कोई पर्यावरण प्रोजेक्ट पर काम करेगा तो इस प्रकार का सरकार का सहयोग रहेगा। फिर जैसे करों व शुल्कों में छूट क्या रहेगी, भूमि भवन खरीद लीज पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100% छूट होगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में 100% का पुनर्भरण होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में करते हैं तो 100% का पुनर्भरण होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस योजना के बारे में। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन के तहत मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में कैप्टिव अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100% पुनर्भरण होगा। निर्यात प्रोत्साहन राज्य से निर्यात करने वाली इकाइयों को फेट चार्जर पर 25% का पुनर्भरण होगा। और जैसे संभावित लाभ 1000 प्लस वस्त्र उत्पादन इकाइयां लाभान्वित होगी और 40,000 करोड़ का इसमें संभावित निवेश होगा भी। तो ये नीति भी आपको याद रखनी है। नीति है राजस्थान वस्त्र परिधान नीति 2025 और 4 फरवरी 2025 को अनुमोदन हुआ, जारी 31 मार्च 2025 को ये नीति जारी होती है, जिसमें ये अलग अलग पुनर्भरण वित्तीय प्रोत्साहन जो भी हमने पढ़ा। आगे नीति की बात करते हैं। अगली नीति है हमारे पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति 2025। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति 2025। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। इन्फ्लुएंसर 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं। श्रेणी ए में जिसमें 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स होने चाहिए उसके, और श्रेणी बी 7,000 से 1 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए। यानी जो भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब है, फेसबुक है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके पास, तो सरकार क्या करेगी उसको, जैसे किसी के पास मान लीजिए यूट्यूब पर 1 लाख है या फेसबुक पर 1 लाख है, या बी की बात करें तो 7 से लेकर 1 लाख के बीच है, तो उसे सरकार क्या देगी, उसे इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा। जैसे हर जिले में 1-1 और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2-2 तथा श्रेणी बी में 1 नव प्रसारक इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा। इसमें देखिए श्रेणी ए को 25,000 और श्रेणी बी को 15,000 प्रति माह मिलेगा। इन्फ्लुएंसर को प्रतिदिन सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं पर पोस्ट और शेयर करना होगा
और उन्हें कंटेंट क्रिएशन में ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, महोत्सव चल रहा है, उसको क्या करना है, उसको अपने नेटवर्क जो भी सोशल मीडिया है उस पर अपलोड करना है और जनता को बताना है कि इस योजना से आपको ये लाभ होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो सरकार ने ये एक थोड़ी सी मुहिम स्टार्ट की है। इसका नाम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति 2025, जिसमें 2 श्रेणी में इन्होंने बांटा है। जिसे मान लीजिए ए श्रेणी के अंदर 1 लाख से अधिक होने चाहिए आपके फॉलोवर्स, और बी श्रेणी के अंदर आपके 7 से लेकर 1 लाख के बीच, चाहे 25 है, 50,000 है, 75,000 है। ठीक है, तो हर जिले में एक एक, और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2-2 और बी में 9 प्रसारक इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा, जिसमें ए को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और बी को 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो भी सोशल मीडिया से संबंधित होगा। फिर अगली नीति है एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति 2025। देखिए, एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, कम उपयोग हो रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग, एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन। नीति की स्वीकृति एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूरी दी। ठीक है, मंजूरी है। लाभ, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जन, राज्य के राजस्व व जीडीपी में वृद्धि होगी। लीज शर्तें देखिए, भूमि लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष और कंस्ट्रक्शन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष। और लीज अवधि क्या होगी, अधिकतम 20 वर्ष। भूमि सीमा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर। शुल्क वृद्धि होगी, पहले 5 वर्ष में 5% वार्षिक वृद्धि, 6वें से लेकर 20वें वर्ष तक 10% वार्षिक वृद्धि। तो ये नीति आपको याद रखनी है। अगली नीति है नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025। भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी व एकरूप बनाना। लाभार्थी सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक व चैरिटेबल संस्थाएं, ट्रस्ट, निजी निवेशक कंपनियां, विभिन्न विभाग की शैक्षणिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटन इकाइयां आदि इसमें शामिल होगी। देखिए, आवंटन दरें, सामाजिक उपयोग हेतु भूमि आरक्षित व डीएलएससी दर का 40%, रिको व आवासन मंडल का कृषि डीएलएससी दर पर छूट। देखिए, इसमें राज्य स्तरीय विभागों को उनकी गतिविधियों हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन होगी। विशेष क्षेत्र जैसे पर्यटन, आईटी, उद्योग आदि को भी राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटन। और स्थापन नीति देखिए, स्थापना, और यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। अपवाद, आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल, फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट, गैस गोदाम, रेड कैटेगरी उद्योग आदि को भूमि आवंटन नहीं होगी, ये अपवाद होगा भी। तो ये नीति थोड़ी सी आपको याद रखनी है। आगे नीति है देखिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति। राजस्थान जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लागू करने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य कि युवाओं और विशेषकर महिलाओं को बड़े शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद आदि में नौकरी पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि उन्हें राजस्थान में ही एमएनसी, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर के रोजगार मिल सके। जीसीसी नीति के मुख्य फायदे राजस्थान के लिए मायने क्या रखती है। प्रदेश में अवसरों की वृद्धि होगी इस नीति से। ठीक है, जैसे एमएनसी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में सेंटर खोलेंगे। टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट्स, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस, आरडी जैसी नौकरियां स्थानीय रूप से उपलब्ध होगी। महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण, वर्क फ्रॉम होम, डब्ल्यूएफएच और फ्लेक्सिबल जॉब विकल्पों के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, आर्थिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास, स्थानीय व्यापार, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलिटी जैसे सेक्टरों को बूस्ट मिलेगा। साथ ही शहरों में सड़कें, कनेक्टिविटी व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। ठीक है, और सुविधाएं व प्रोत्साहन, सरकार एमएनसी व जीसीसी को आकर्षित करने के लिए आकर्षण पैकेज दे रही है। सस्ती जमीन, बिजली, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स में रियायत और छूट, अनुमति प्रक्रिया में सरलता, लोकल स्किल प्रशिक्षण सेंटरों में निवेश। और राज्य विधान द्वारा मंजूरी, प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। उसके बाद में नीति है हील इन राजस्थान नीति। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हील इन राजस्थान नीति 2025 घोषणा की गई 14 जुलाई
को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भी। उद्देश्य राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और चिकित्सा क्षेत्र में आर्थिक विकास, राज्य में गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधाएं एवं मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देना। मुख्य बिंदु मेडिकल वैल्यू ट्रेवल नीति, हील इन राजस्थान नीति 2025 को मंजूरी, MVT डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान का चयन, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल PPP मॉडल को बढ़ावा देना। तो इस नीति को याद रखना आपको, हील इन राजस्थान नीति 2025, और 14 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा इसकी बैठक में इसको घोषणा की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को और मेडिकल टूरिज्म को हब बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे और देखिए, हेल्थ केयर में निवेश हेतु राजस्थान निवेश संवर्धन योजना लागू। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देना, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। ठीक है, और मेडिकल टूरिज्म से जुड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए FGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग का उपयोग, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध को बढ़ावा, हेल्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना पर विचार, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा। तो ये हील इन नीति आपको याद रखनी है। अगली नीति है राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 घोषणा, नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास हेतु नई टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई गई। मुख्य उद्देश्य नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना, निवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक मिश्रित भूमि उपयोग योजनाओं के लिए दिशा निर्देश तय करना। मुख्य विशेषता शहरी योजनाओं के त्वरित समाधान हेतु 3 स्तरीय राज्य स्तरीय समिति गठित होगी। सभी आवासीय योजनाओं में 7% पार्क व खेल मैदान हेतु, 8% सुविधा क्षेत्र के लिए, योजना के रजिस्ट्रेशन तक 2.5% भूमि भूखंड के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। योजना का 5 वर्षों तक रखरखाव अनिवार्य है। लागू योजनाएं मिश्रित भूमि उपयोग, समूह आवास, वाणिज्यिक एकीकृत योजना आदि। औद्योगिक टाउनशिप हेतु विशेष प्रावधान, न्यूनतम 5% क्षेत्र श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के आवास हेतु कम आय वर्ग EWS को प्राथमिकता होगी भी। तो ये टाउनशिप पॉलिसी याद रखना भी, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025। आगे बात करते हैं, देखिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025। ठीक है, 2025 की नीति है ये। देखिए, नीति के उद्देश्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित, स्वच्छ व सुलभ गैस उपलब्ध कराना, प्राकृतिक गैस की पहुंच को घर घर तक सुनिश्चित कराना भी। मुख्य प्रावधान, CGD इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, PNG और CNG नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों का विस्तार होगा, भूमि आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध बनाई गई है, CGD कंपनियों को अनुमति और संचालन में सुविधा। नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, यह किसी अन्य नीति के लागू होने तक। ठीक है, फिर आगे है CRP प्लस नीति 2025। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने जुलाई 2025 में CRP प्लस नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सशक्तिकरण और विस्तार के लिए एक सशक्त और प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की व्यवस्था करना इस CRP प्लस का मुख्य उद्देश्य है। आगे है राजस्थान खनिज नीति 2024, लागू 9 दिसंबर 2024 को, अवधि 31 मार्च 2029 तक। लक्ष्य वर्तमान GDP
3.4% को वर्ष 2029-30 तक, 5% एवं वर्ष 2047 तक 8% करना है। ठीक है, ये होगी खनिज नीति। आगे देखिए, बात करते हैं राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। वर्ष 2029-30 तक खनिज के खनन की संख्या को 58 से बढ़ाकर 70 करना है। देश में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार, और राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति वर्ष 2024 लागू किया है। एम सैंड नीति 2024, राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देना। मुख्य बदलाव, एम सैंड इकाइयों की स्थापना के लिए पहले बाध्यताओं को समाप्त कर दिया गया है, जैसे 3 साल का अनुभव, 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ और 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की शर्त थी। रॉयल्टी को कम कर आधा कर दिया गया है। नीलामी के दौरान एम सैंड यूनिट के लिए 2 की जगह 5 प्लांट आरक्षित कर दिए गए हैं। कीननेस मनी को 2 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया गया है। एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा, DMFD की राशि में छूट दी गई है। 25% एम सैंड के उपयोग की अनिवार्यता सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में लागू की गई है। उसके बाद में देखें, एम सैंड उत्पादन का लक्ष्य क्या है। वर्तमान लक्ष्य 8 मिलियन टन, लक्ष्य 2028-29 तक 30 मिलियन टन। राजकीय निर्माण में एम सैंड उपयोग देखिए, पहले 25% अनिवार्य है और अब 50% अनिवार्य है। तो आज की इतनी ही योजना पढ़ेंगे, कल हम बाकी योजनाओं का अलग से एक वीडियो और बनाएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से इन वीडियो को देख सकें, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें, और कल मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 2 के लिए। सभी अच्छे तरीके से देखें और अध्ययन करें।